देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले समझते हैं होता क्या है केमिकल काइनेटिक्स। डेफिनेशन देखो, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with study of reaction rates, their mechanism and factor affecting rates of chemical reaction। क्या मतलब, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो डील करती है किससे, स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट, देयर मैकेनिज्म का मतलब होता है कैसे रिएक्शन हो रही है, एंड द फैक्टर अफेक्टिंग रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, रिकॉल कराना चाहूँगा, थर्मोडायनेमिक्स का एक टॉपिक था फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। +1 में आपने पढ़ा होगा फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। क्या होता है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन? तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा कि नहीं, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, इसको कहते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अब फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की दो कंडीशन है। क्या है वो? डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो, जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप। ठीक, यानी फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की जो पहली कंडीशन है वो है कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। डेल्टा एस क्या है? तो डेल्टा एस है एंट्रोपी और डेल्टा जी क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव। यानी थर्मोडायनेमिक्स से हम फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को तो जान सकते थे, लेकिन हम रेट को नहीं जान सकते थे। तो रेट की स्टडी हमने की केमिकल काइनेटिक्स में। आओ समझते हैं रेट होता क्या है। रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, ए और बी दो रिएक्टेंट हैं जिनके मिलने से सी और डी बन रहा है। तो ए और बी जो रिएक्टेंट है जिनके मिलने से सी और डी प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये रिएक्शन तीन कंडीशन को फॉलो कर सकती है। ठीक, या तो वो बहुत फास्ट हो रिएक्शन, या वेरी स्लो हो, या मॉडरेट हो, बहुत तेज हो या बहुत ज्यादा धीरे हो, या बीच का हो, मॉडरेट हो, इंटरमीडिएट हो। ठीक, अब जैसे मान लो सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 बनाएगा। क्या बनाएगा? NaNO3। अब देखो NaNO3 बना लिया। अब ये जो रिएक्शन है ये इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है। इंस्टेंट का मतलब होता है एक क्षण में, सेकंड से कम में भी ये रिएक्शन हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शन वेरी फास्ट होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। और जनरली ये रिएक्शन क्या होती है? आयनिक होती है। ठीक, आयंस के फॉर्म में होती है। तो ऐसी रिएक्शन जो बहुत तेज होती है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। जैसे एग्जांपल मैंने ये दे रखा है, सिल्वर नाइट्रेट और NaCl का रिएक्शन होगा, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा और NaNO3 बनेगा। ये कैसी रिएक्शन है? तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, और ये जनरली आयनिक इन नेचर होती है। दूसरा देखो, डायमंड का ग्रेफाइट में बदलना, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, वेरी वेरी स्लो। इसका ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लगता है। ठीक, या कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो हम डायमंड से ग्रेफाइट का बनना किस में लेंगे? वेरी वेरी स्लो रिएक्शन में। ये किस में था? वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन में। इसको क्या कहा हमने? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। अब आते हैं मॉडरेट बोलो या इंटरमीडिएट बोलो। जैसे HI का जब ये टूटता है तो बनाएगा हाइड्रोजन और आयोडीन। ये रिएक्शन जो है बेटा वो इंटरमीडिएट रिएक्शन है। ये हमारा वेरी फास्ट, वेरी स्लो और ये इंटरमीडिएट। ना इसके तरह तेज है ना इसके तरह स्लो है, बीच का है। तो हमेशा याद रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन हम किसका कैलकुलेट करते हैं? तो हम कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होती है, मतलब ना बहुत तेज होती है ना बहुत स्लो होती है। अब देखो हमने क्या लिखा है? टाइम ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। टाइम ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा टाइम, वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट डिसअपियर हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। वो टाइम, जितने टाइम में रिएक्टेंट खत्म हो जाए, AB से CD बन रहा है, तो वो टाइम जितने में AB खत्म हो जाए उसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वो टाइम जितने में प्रोडक्ट बन जाता है उसको भी रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्या लिखा है मैंने? टाइम ऑफ
अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट में जितना टाइम लगेगा उसको भी हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा है देखो, रेट इक्वल टू डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर ए बी के मिलने से सी डी बन रहा है तो धीरे धीरे इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा ना, तो मैंने क्या लिखा है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन के वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का कम होना किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको क्या कहेंगे, रेट कहेंगे। या कह सकते हैं इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी क्या है, रेट है। जब हम रिएक्टेंट के रेफरेंस में डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट। और जब प्रोडक्ट के फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट का मतलब समझ में आया कि जैसे कोई पर्टिकुलर रिएक्टेंट कितने टाइम में प्रोडक्ट में बदलता है तो उसको हम कहते हैं रेट। ठीक, तो और क्या हो गया, रेट। तो आपको समझ में आया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कि डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। कितने टाइम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा वही हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। या कह सकते हैं कितने टाइम में प्रोडक्ट बन जाएगा वही हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। बात समझ में आई। अब देखो आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड और टॉपिक्स है उसको पढ़ते हैं। देखो बच्चों, मैंने यहाँ लिखा है एक रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में बदल रहा है। अब लिखा क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज R1, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज R2। अब R1 के लिए इनिशियल टाइम क्या लिखा है, T1, और R2 के लिए क्या लिखा है, T2। R1 के लिए हमारा इनिशियल टाइम T1 है और R2 के लिए T2 है। अब रेट क्या होगा, तो रेट होगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही हमने लिखा है। अब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R2 है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R1 है। देखो यहाँ इनिशियल R1 और फाइनल R2 है, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे और T2 माइनस T1 कर देंगे, यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इस R2 माइनस R1 को कहते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, इसको लिखते हैं डेल्टा R, और ये जो टाइम का डिफरेंस होता है उसको लिखते हैं डेल्टा T। ये तो हो गया रिएक्टेंट के रेफरेंस में। अगर प्रोडक्ट के रेफरेंस में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसा ये है वैसे ये भी है, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को डेल्टा R लिख रहे हैं तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो PCl5 है, PCl5 जब टूटता है तो बनाता है PCl3 और Cl2। अब इसके लिए तुमको रेट लिखना है, तो रेट क्या लिखोगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि ये है। तो मैंने यहाँ देखो क्या लिखा है, डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा T, लेकिन यहाँ माइनस दिया है। ध्यान से सुनो, माइनस डज नॉट हैव एनी मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस। इसका मैथ से कोई लेना देना नहीं है, तो माइनस लगाया क्यों गया है। यहाँ माइनस का मतलब ये है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, और ऑब्वियस है कम होगा ही क्योंकि ये रिएक्टेंट है ना। इधर देखो PCl3 अपॉन डेल्टा T, यहां मैंने माइनस तो नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ता है। उसी तरह Cl2 के लिए मैंने क्या लिखा है, डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T। तो इन तीनों के लिए रेट मैंने लिखा, यहाँ माइनस लिखा, इन दोनों के साथ माइनस नहीं लिखा, क्योंकि इसका और इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है जबकि ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में घट रहा है। अब एक बात सुनो, जैसे मान लो मैंने बोला कि A और B एक रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है जो कि मिलके C और D का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये रिएक्शन होती है 30 मिनट में। कितने मिनट में, 30 मिनट में। तो अगर मैं कहूं कि A और B के मिलने से C और D कितने देर में बनता है, तो 30 मिनट में। यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट कब बनाता है, कितने टाइम में, तो 30 मिनट में। तो हम कहेंगे ये इसका क्या है, रेट है। यानी अब इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली ले रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि A और B के मिलने से C और D बन रहा है 30 मिनट में। तो ये क्या हुआ, इसका एवरेज रेट हुआ। सपोज करो कि एक बंदा है, अलग अलग डिस्टेंस कवर करता है
अलग अलग टाइम लेता है, तो आप क्या करते थे, आप करते थे क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जो आपकी स्पीड आती थी वो एवरेज स्पीड होती थी। तो अगर हम ओवरऑल लेते हैं तो हम क्या निकालते हैं, एवरेज रेट निकालते हैं। लेकिन मान लो 30 मिनट लग रहा है ए और बी को आपस, ये जो दो रिएक्टेंट है इसको CD में बदलने में 30 मिनट लग रहा है, और किसी ने कहा कि 26वें मिनट पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर पूछ देगा तो उसको इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक क्षण पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। अगर ओवरऑल लोगे तो वो क्या आएगा, एवरेज रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, A + 2B gives 2C + D। इसका रेट क्या लिखोगे, रेट इक्वल टू -dA/dt। dA क्या है, dA है वेरी स्मॉल चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, या कह सकते हो वेरी स्मॉल चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। और यहाँ 2B है ना, तो क्या लिखोगे, वेरी स्मॉल चेंज dB, वेरी स्मॉल चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। अब ये दो नीचे कैसे आ गए, तो सुनो, जो स्टोइकियोमेट्री में रहता है वो रेसिप्रोकल बन जाता है। और माइनस क्यों लगाया है, अभी मैंने बताया कि माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि ये रिएक्टेंट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, इसलिए हमने क्या लगाया, माइनस लगाया। अगला देखो, अगर इसके लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, रेट इक्वल टू, प्रोडक्ट है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, जो स्टोइकियोमेट्री है वो रेसिप्रोकल बन जाएगा। डीसी क्या है, स्मॉल चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन dt। इसी तरह आप इसके लिए लिखोगे तो dd/dt। dd क्या है, स्मॉल चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो हाइपोथेटिकल रिएक्शन था, एक रिएक्शन लेते हैं, 2NO2 gives 2NO + O2। तो इसके लिए रेट कैसे लिखोगे, इसके साथ कौन सा सिंबल आएगा, माइनस, स्टोइकियोमेट्री रेसिप्रोकल बन जाएगा। DNO2 क्या है, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कैसा चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, इसको डिफरेंशिएशन भी कह सकते हो, वेरी स्मॉल चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरी बात देखो, अगर इसको लिखोगे तो हम यहाँ पे अब माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट है। DNO very small change in the concentration of product with respect to time। O2 very small change in the concentration of product with respect to time। बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या देखा कि हमने रेट डिटरमाइन किया, ठीक, कैसा रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट, ऐसा रेट जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे डिटरमाइन करते हैं उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। अब समझो, अब क्या देख रहे हो, रेट किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर, फिर रेट किसके बराबर है, ये, तो ये सारे रेट इसके बराबर है, तो ये तीनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। समझ, देखो एकदम आसान है, रेट इक्वल टू ये, रेट इक्वल टू ये, रेट इक्वल टू ये। तो जब ये तीनों आपस में बराबर है तो ये भी तीनों तो आपस में बराबर होंगे, वही मैंने लिखा है। कैसे, यहाँ देखो फिर से लिख देता हूं, यहाँ क्या है, -1/2 लिख दो, -1/2, DNO2 लिख दो, DNO2 अपॉन dt। इधर क्या लिखोगे, 1/2 DNO अपॉन dt। उसके बाद क्या लिखोगे, DO2 अपॉन dt। तो समझ गए कि नहीं, ये रेट इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये तीनों भी तो आपस में बराबर हो जाएगा, तो वही तो मैंने किया है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इंस्टेंटेनियस रेट को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। और क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट, किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना ही कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। इसमें हम क्या देखेंगे, विथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
फास्टर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। कैसे? जैसे मान लो ये एक वुड है, इसको अभी हम इस कमरे के अंदर अगर बर्न करेंगे तो ये उतना फास्ट नहीं जलेगा, लेकिन अगर बाहर ले जाके बर्न करेंगे तो तेज जलेगा। क्या रीजन है? बाहर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन तेज होगी, अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो रिएक्शन स्लो होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाता है। दूसरा क्या है? टेम्परेचर। अब देखो, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? तो अगर जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनका कोलिजन भी बढ़ जाएगा, और जब कोलिजन बढ़ता है तो आपने पढ़ा होगा +1 में, तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। जब कोलिजन टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। इवन एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाएगा। ठीक, फॉर जैसे मान लो टेम्परेचर 20 था तो 30 कर दोगे तो डबल हो जाएगा, 40 कर दोगे तो और डबल हो जाएगा। यानी फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली डबल। अगला क्या है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब देखो इसको कैसे समझोगे? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है और कोई प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे, प्रोडक्ट के बॉन्ड बनेंगे, यानी पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। तो जो रिएक्टेंट के बीच बॉन्ड है अगर वो वीक होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। अगर रिएक्टेंट के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक होगा यानी अट्रैक्शन कम होगा, आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो जब रिएक्टेंट के बीच जो बॉन्ड है वो वीक होगा तो प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनेगा, और प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। यानी क्या लिखा है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के बीच अगर बॉन्ड वीक होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जल्दी जल्दी होने लगेगा। अगला क्या है? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किसको कहते हैं? कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं लेकिन खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे मान लो बच्चे होते हैं, क्या देखते हो? गार्जियंस को, मान लो अपने पापा को देख रहे हैं तो पापा को देखते ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो पापा क्या है? कैटलिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि उनको देख के बच्चे पढ़ना शुरू कर रहे हैं, बट पापा इज नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व इन स्टडी, वो खुद साथ नहीं पढ़ रहे हैं। तो कैटलिस्ट वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है लेकिन खुद उसमें कंज्यूम नहीं होता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक, तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन करोगे तो वाटर बनेगा। तो ये रिएक्शन जनरली रूम टेम्परेचर पे फिजिबल नहीं होती है, तो फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन की स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। रेट क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्या है बेटा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। जैसे आप देखते हो कुछ सूप वगैरह है, सूप, तो सूप को जितना फैलाओगे जल्दी जल्दी ठंडा होगा। कोई कपड़ा है उसको फैला के डालोगे, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो सूखने का रेट बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे इवापोरेशन क्या होता है? कपड़े को सुखाते हो तो फैला के क्यों डालते हो? क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाए। तो रेट ऑफ इवापोरेशन को बढ़ाने के लिए क्या करते हो? कपड़ा जितना पॉसिबल है उतना फैला के डालते हो, तो जब फैलाओगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। अगला क्या है? एक्सपोजर टू रेडिएशन। जितना ज्यादा रेडिएशन दोगे उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। कुछ रिएक्शन होती हैं जो फोटोकेमिकल होती हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब उसको तोड़ने के लिए सनलाइट चाहिए या कोई जैसे यूवी रेडिएशन है, तो रेडिएशन का एक्सपोजर जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही बढ़ जाएगा। तो हमने क्या देखा? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी अगर रिएक्टेंट के बीच बॉन्ड वीक है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनेगा। अगर कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। एक्सपोजर टू रेडिएशन, जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा रेडिएशंस का उतना ही ज्यादा रेट ऑफ